लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि SEP, जिसको हिंदी में कहा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव को समझ लिया है। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, एक आपका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, एक हुआ अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, और वहां पर इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग सिर्फ सिंपल जो कैपिटल E है उससे सूचित करते थे, मतलब E फॉर इंग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये इसका पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको हर एक एलिमेंट का यानी कि कह सकते हो कि जो जनरली मेटल इलेक्ट्रोड में यूज आते हैं उनका कुछ तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता होगा पहले से फिक्स। तो वो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, आखिर हमको स्टैंडर्ड कैसे किसी चीज को बनाते हैं। तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आए होगे कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP, तो लगभग उसी टाइप का कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि जो हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड को जिस विद्युत अपघट्ट में रखते हैं या इलेक्ट्रोलाइट में रखा जाता है तो उस इलेक्ट्रोड का अपना एक विभव होता है, और वो जो विभव हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके लिए जो टेम्परेचर है वो हम लोग 298 केल्विन रखते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रेशर है वो 1 atm दाब रखा जाता है, और जो विद्युत अपघट्ट की सांद्रता है उसको हम लोग एक मोल मोलरता सांद्रण पर रखते हैं, मतलब कि 1 m पर रखा जाता है, मतलब 1 मोलर सांद्रण पर। मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 मोलर सांद्रण पर 298 केल्विन ताप पर और 1 atm प्रेशर पर जो इलेक्ट्रोड का विभव होगा उसी को हम लोग बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, क्लियर हुआ? मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको कहेंगे? 298 केल्विन ताप इलेक्ट्रोड के विद्युत अपघट्ट के मोलर सांद्रण के विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ जो मोलर सांद्रण हम लोग लेते हैं वो मोलर सांद्रण का मान 1 m होता है। ठीक है, मतलब 1 m मतलब 1 मोल मोलर सांद्रण पर। और तब जो इलेक्ट्रोड विभव में जो विभवांतर का अंतर है, जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको हम लोग बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग E0 से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? E0 से, मतलब E के ऊपर 0 लगा देना है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का हुआ, एक हुआ हम लोगों का मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक हुआ मानक अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। मतलब हमने ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अवकरण इलेक्ट्रोड विभव का एक मानक वैल्यू, मतलब कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट किया और जिसको हमने उसको डिनोट किया E0OX, यानी कि जो हम लोग पहले ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव था जिसको हम लोग सिंपल EOX से लिखते थे, अब हमको मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए उसको लिखना होगा E0OX। ठीक है, और मानक अवकरण इलेक्ट्रोड विभव हो गया E0 रिडक्शन। ठीक है, क्या हो गया? E0 रिडक्शन। मतलब कि जो हम लोग पहले अवकरण इलेक्ट्रोड विभव को सिर्फ ERED लिखते थे उसको हम लोग लिखेंगे मानक के लिए E0RED। ठीक है, तो ये है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो क्या क्या बिंदु है उसको समझ लेते हैं। जो E0 है, जो आपका E0 होता है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो अब हम लोग आगे से जब भी इलेक्ट्रोड विभव की गणना करेंगे तो वो हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव की ही गणना करेंगे। जैसे जिंक के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान लीजिए कैलकुलेट किया गया है ऑक्सीकरण के टर्म में E0OX। ठीक है, ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण के लिए E0OX ऑफ जिंक, मतलब जिंक का E0OX का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, जैसे E0ZL। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू -0.786 मान लीजिए कैलकुलेट किया गया है। तो अब हम लोग जब भी किसी का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे तो ऑक्सीकरण हो या अवकरण उसके लिए हमको उसका वैल्यू मानक के लिए ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मानक मतलब कि कुछ वैल्यू जैसे फिक्स कर दिया गया है। जैसे बहुत सा आप लोग देखते होंगे जब हाईवे पर चलते हैं तो वहां पे हाईवे पे लिख दिया जाता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड स्पीड 60 km/h होना चाहिए, मतलब वो एक स्टैंडर्ड हो गया है, वो फिक्स हो गया है। वही जब आप लोग मोहल्ला में गाड़ी चलाते वहां लिखा रहता है 20 km/h, मतलब यहाँ 20 की स्पीड में एक मानक वैल्यू तय कर दिया गया है कि इतने पे ही चलाना है।
फिर आप चलाने का कितने में भी चला सकते हो। उसी तरह से हर एक धातु का जो ऑक्सीकरण और अपकरण के मान में एक वैल्यू को फिक्स कर दिया जाता है कि इतना ये इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर सेल अगर आपका कार्य कर रहा है, गैल्वेनिक सेल अगर कार्य करेगा तो उसके लिए जो कैथोड इलेक्ट्रोड विभव का मान होगा, मतलब कि अवकरण इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होगा वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए एनोड इलेक्ट्रोड विभव से। ठीक है, जो एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव है उससे हमेशा क्या होगा, मान ज्यादा होगा आपका, सॉरी एनोड इलेक्ट्रोड विभव का मान हमेशा कम होगा आपका कैथोड इलेक्ट्रोड विभव से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब ये ऐसा क्यों होता है, नहीं होता है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है, या इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में वहां पे और इसको क्लियर देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उसके आगे ई नॉट सेल बराबर, हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, यहां लिख देता हूं, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब कि सेल ऑफ ईएमएफ, मतलब कि सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर होता है कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। अब हम यहाँ पे सब कुछ मानक के रूप में रख रहे हैं, तो इसलिए ई नॉट सेल बराबर, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मतलब कि कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव और एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको निकल जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल, यानी कि ई नॉट सेल। ठीक है, मतलब कि सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब कैथोड के बदले हम लोग आरईडी मतलब रिडक्शन को लिखते हैं अपकरण को, क्योंकि कैथोड पर अपकरण होता है, इसलिए ई नॉट आरईडी माइनस ई नॉट ओएक्स। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, इसका हम लोग आगे दोबारा भी लिखेंगे, इसको यूज करेंगे। अब एक टर्म आता है एनसीईआरटी में बहुत बार देखने को मिलता है, एसएचई। एसएचई क्या है? एसएचई आपका होता है हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव। मतलब ये क्या है कि जब इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का हो तब के इलेक्ट्रोड विभव, मतलब जब हम मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता है, एक हमने जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया और दूसरा इलेक्ट्रोड हमने हाइड्रोजन का ले लिया। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे अभी पहले क्या करते थे, एक जिंक का लेते थे, कॉपर का लेते थे, अब क्या कर रहे हैं, हम एक जिंक का ले रहे हैं और दूसरा एक किसका ले रहे हैं, हाइड्रोजन का। तब जो ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एसएचई। ठीक है, नाम से पता चलता है हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव को स्टैंडर्ड माना गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जहां से बहुत सारे तत्वों के मान के मतलब उसके वैल्यू को देखने के साथ ही बता दिया जा सकता है कि इनमें से किसका अवकरण हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड माना गया है, तो इसलिए ई नॉट एसएचई मतलब कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसका मान कितना रखा जाता है, 0.004 भी, यानी कि 0.00 भी, मतलब कि शून्य माना जाता है। स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के लिए जो इसका मान है वो क्या होता है, शून्य होता है, और ये ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार आता है। ठीक है, अब मैंने एक लाइन अभी कही आपको कि इसके मान से हम लोग बता सकते हैं कि सिर्फ वैल्यू से बता देंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपकरण हो रहा है। हमें तत्व दिया हुआ भी है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं, एक इसमें और भी ऑब्जेक्टिव के लिए एक टर्म बनता है, मैं इसको निकाल दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट जिसको इसको लेना है ले लो। ठीक है, चलो अब मैं इसके लिए एक वैल्यू लिख रहा हूं, कि हमको अवकरण ऑक्सीकरण कैसे पता चलेगा। ऑक्सीकरण यानी कि एनोड पर होता है। अब हमको जो इसका मान है, अगर ई नॉट का मान
ई नॉट का मान उच्च ऋणात्मक मतलब निगेटिव वैल्यू हो या निम्न धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो, तो हम बोलेंगे वो क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है उसका, और वो जो इलेक्ट्रोड है किसके जैसा काम कर रहा है, एनोड के जैसा। दूसरा है अवकरण। अवकरण होता है कैथोड पर, इसमें ई नॉट का जो मान है वह उच्च धनात्मक होना चाहिए, उल्टा है इसका, या निम्न ऋणात्मक। अब इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं उसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जो मान लीजिए ए और बी दो इलेक्ट्रोड है। अब हमको ये नहीं कहा जा रहा है कि कौन ऑक्सीकरण कर रहा है, या कौन एनोड हो या कौन कैथोड है। ए और बी दो इलेक्ट्रोड है, जिसमें से ई नॉट जो ए का मान है वो है 0.3 वोल्ट, ठीक है, और ई नॉट बी का मान है 0.8 वोल्ट, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि इनमें से किसका अवकरण हो रहा है, अवकरण किसका होगा, या इसी में कहा जाएगा कि कैथोड कौन होगा, कैथोड या अवकरण किसका होगा, ठीक है। अब आपको इन दोनों वैल्यू को देख के बताना है कि किसका अवकरण होगा, किसका ऑक्सीकरण होगा, कौन इसमें कैथोड बनेगा, कौन एनोड बनेगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा बताना मुश्किल होता है। तो होता है क्या कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसके वैल्यू को ध्यान में देते हैं, और जो ऊपर मैंने ट्रिक लिखा है उस पर ध्यान दो। उस पर ये लिखा हुआ है कि अगर ई नॉट का मान आपका उच्च ऋणात्मक होगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, वो एनोड होगा। लेकिन हमको यहाँ पे दोनों मान धनात्मक में दिया है, मतलब ये दोनों आप कहेंगे दोनों कैथोड बनेगा, ये तो लेकिन इम्पॉसिबल है कि किसी सेल में एक ही कैथोड होगा। तो यहाँ पर हमको इस वाले पे ध्यान देना है, क्योंकि उच्च धनात्मक जो होता है वो कैथोड होता है। तो इन दोनों में ज्यादा धनात्मक कौन होगा, 0.8 या 0.3? इन दोनों में ज्यादा धनात्मक होता है 0.8, ठीक है। आंसर क्या होगा कि ई नॉट बी बराबर 0.8 वोल्ट, ठीक है, उच्च धनात्मक है। इसलिए ई नॉट बी पर अवकरण होगा और यह कैथोड इलेक्ट्रोड है। क्लियर हुआ बात? मतलब क्या हुआ कि ई नॉट ए, जो आपका ई नॉट ए है, ये धनात्मक है, लेकिन इसका मान क्या है, निम्न धनात्मक है इन दोनों की तुलना में। इसीलिए ये ऑक्सीकरण जैसा व्यवहार करेगा, जबकि 0.8 0.3 में 0.8 का मान ज्यादा बड़ा है, इसलिए ये किसके जैसा काम करेगा, कैथोड के जैसा, ठीक है, क्योंकि उच्च धनात्मक वाला कैथोड बनता है, ठीक है। तो आप लोग इससे पकड़ सकते हैं कि कौन कैसा व्यवहार करेगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इस पर कि सेल विभव की गणना कैसे की जाती है, ठीक है। यानी कि ई नॉट सेल, या कह सकते हैं ई सेल, ये मानक हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विभव हो गया, ठीक है, सेल का, या ईएमएफ या सेल विभव की गणना कैसे की जाती है। तो इसके लिए हमको कुछ की गणना, तो हमको इसके लिए कुछ पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि इस टाइप के न्यूमेरिकल में हम लोग ई नॉट रिडक्शन का जो मान है वो बराबर होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन के, मतलब उत्क्रमणीय होता है। मतलब जो मान रिडक्शन का है, अगर हम उसमें सिर्फ माइनस लगा देंगे तो वही मान आपका किसका हो जाएगा, ऑक्सीकरण का, ठीक है। मतलब या
ई नॉट ऑक्सीडेशन बराबर हो जाएगा माइनस ई नॉट रिडक्शन। मतलब जो हमको मान रिडक्शन का मिला है, हम उस रिडक्शन के मान में अगर हम सिर्फ माइनस लगा दें तो हमको किसका मान मिल जाएगा? ऑक्सीकरण का। ठीक है, दूसरा टर्म है, आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आपको ई नॉट Cu से Zn से Zn2+ इस तरह का अगर समीकरण है तो यहाँ पर Zn में और 2+ में ऑक्सीकरण हो रहा है। ये सिंबल है ऑक्सीकरण का, यानी कि ये चीज मैंने पहले बता दिया है, ठीक है, जस्ट पिछले क्लास में, कि इसका वीडियो भी अपलोड है, कि हम लोग इसको M और Mn+ रखते हैं तो मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब अगर हमको इस तरह का मान दिया रहेगा कि 0.76 वोल्ट, ये मान लीजिए दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमको ई नॉट ऑक्सीकरण का मान दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। ठीक है, या हम इसी को कह सकते हैं कि हमको ई नॉट ऑक्सीकरण यानी कि ई नॉट एनोड का मान दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो हमको क्या मान दिया हुआ है? इसी का मान दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। तो हम लोग इस तरह से इसका क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, मतलब मीन्स होता है। ठीक है, अब क्या है कि अगर हमको ये गणना करना है कि आखिर इसमें रिडक्शन का मान क्या होगा, या इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या होगा, या सेल विभव का मान क्या होगा, तो हमको इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना होगा जो कि होता है ई नॉट सेल बराबर ई नॉट राइट, आर फॉर राइट, या मैं लिख दे रहा हूं राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या इसी को लिखा जाता है, आपको पता है राइट साइड रिडक्शन होता है तो आर ई डी माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है। इसी को लिखा जाता है कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, ये इस तरह से फॉर्मूला का टर्म है जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बड़े। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए घबराने का बात नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ इंग्लिश और हिंदी नहीं है। और जो अंग्रेज ज़्यादा बनता है उसको तो हिंदी कम समझ में आता है, जो हिंदी इसको समझ में आता है उसको अंग्रेजी ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो बात क्या है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो हम लोग अभी तक एक चीज समझ गए थे कि हम लोग को कुछ भी करने के लिए अवकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव मानना पड़ेगा। ठीक है, किसको? अवकरण इलेक्ट्रोड विभव को मानक मानना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि हमको रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, मतलब हमको उसी को मान के सब कुछ करना है। ठीक है, ये एक तय कर दिया गया है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? The arrangement of various electrodes in order of their increasing value of standard reduction potential is called electrochemical series। सबको समझ में आ गया होगा? तो देखो क्या होता है, ये क्या कह रहा है अंग्रेजी में, हिंदी में सुन लो, कि जो स्टैंडर्ड हमने रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट किया है सभी एलिमेंट का, ठीक है, डजंट मैटर मेटल है या नॉन मेटल, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया है उसको एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं उसका स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लेते हैं, इसलिए उसको एक सीरीज में तैयार करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना कहलाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बात क्लियर हो गया? हिंदी में है इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव। अपचयन मतलब कि अवकरण। ठीक है, अपचयन मतलब क्या होता है? अवकरण विभव। विभव के मानों को बढ़ते क्रम में श्रेणी में सजाना, ठीक है, क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में
राइट साइड देखो, यहाँ पर एक पूरा सीरीज बना हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, हाइड्रोजन SHE स्टैंडर्ड बोले थे इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, थोड़ा क्लियर होगा कंसेप्ट क्या है उसका। कॉपर, AgF। एक बात और बोले थे कि सर इसमें जिंक को एनोड क्यों मानते हैं, ठीक है, इसका भी आंसर मिलेगा। और एक बात और बोले थे कि जिंक पर नेगेटिव क्यों आता है, उसका भी आंसर यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड है और पहले से एक्सपेरिमेंटली इसको कैलकुलेट किया गया है कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका वैल्यू जिसके कंपैरिजन में हम ले रहे हैं उससे निगेटिव है, इसलिए उस पर टर्मिनल पर जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है, इसलिए एनोड पर हम लोग निगेटिव चार्ज मानते हैं और दूसरे पे कंपैरेटिवली उसका हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, ठीक है। तो क्या है, अब इसका हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं, तो ये आपका एक सीरीज है और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, राइट साइड में यहाँ इसका वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कैलकुलेटेड है, ठीक है। इस वैल्यू को नर्स इक्वेशन जैसा, नर्स इक्वेशन एक समीकरण है, नर्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, उनके द्वारा ये निकाला गया है, ठीक है। तो ये उसका एक फॉर्मूला है जिसके कारण से ये निकाला जाता है कि क्या वैल्यू होगा, वो फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा सारे एलिमेंट का, डजंट मैटर इसमें मेटल नॉन मेटल दोनों है, उसका हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निकाल के उसको सजा दिए हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखो बढ़ रहा है वैल्यू, ठीक है, ऊपर सबसे नेगेटिव है और नीचे सबसे पॉजिटिव है, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको क्या क्या बताता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम तुमको जो पिछले अभी इसी लेक्चर में लिखा हुआ है कि जो ज्यादा निगेटिव होगा वो एनोड होगा, जो ज्यादा निगेटिव होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, एनोड होगा, और जो ज्यादा पॉजिटिव होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, वो कैथोड होगा। ये बनाया गया रूल है। अब यहाँ पर हम दो एलिमेंट को लेंगे तब ऐसा कंपैरिजन कर सकते हैं। फिलहाल इस श्रेणी में देख के, इस सीरीज को देख के हम क्या क्या बता सकते हैं, हम इसमें बता सकते हैं कि इसमें से कौन बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर का है, मतलब कि दूसरे को ऑक्सीकृत करने का क्षमता किसमें ज्यादा है, मतलब जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे, यानी कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लॉस करके उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है इंक्रीज करवा दे, मतलब कह सकते हैं कि मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा है, ठीक है। अभी हम ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं। अभी हम सिंपल यहाँ तुमको समझा रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी कि ऑक्सीकारक का जो पावर है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका कितना ज्यादा होगा। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, देखते हैं सीरीज में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीकारक का जो क्षमता है वो बढ़ता है। इसीलिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक क्यों है। क्यों है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से एसीपी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, यानी कि अपचयन मानक विभव का जो मान है वो सबसे ज्यादा धनात्मक होता है, इसलिए वो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है। ये 12th क्लास के पी ब्लॉक चैप्टर में तुमको इसका आंसर देना है, ठीक है, एनसीईआरटी इंटेक्स में इसका क्वेश्चन है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पॉपुलर तैयार होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन है? फ्लोरीन है, जबकि इसको नहीं होना चाहिए था, ठीक है, बताएंगे क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग पावर एजेंट है क्योंकि इसका वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में सबसे ज्यादा है, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। और हम जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए लिथियम सबसे अच्छा अवकारक होता है, सबसे अच्छा अवकारक, यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसर कौन है? लिथियम होता है, ठीक है। ये तुम्हारा दो कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसमें और भी क्वेश्चन आ सकता है जो तुम्हारा की पॉइंट है, सर हम इसमें से धातु कैसे पता लगाएंगे, मतलब सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल से हम पता लगा सकते हैं कि कौन तुम्हारा कैथोड इलेक्ट्रोड होगा, कौन तुम्हारा एनोड इलेक्ट्रोड होगा। जनरली तुम्हारा जो जिसमें मेटालिक नेचर ज्यादा है, क्योंकि उसमें लॉस करने का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, तो एनोड वही बनता है, ठीक है, क्योंकि उस पर ऑक्सीडेशन होगा। और जनरली जिस पर मतलब कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, वो तुम्हारा क्या बनता है? वो क्या बनता है? कैथोड बनता है, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा एक मिसकंसेप्शन है, ये मिथ्या है, तुम इसको दूर कर लो। ऐसा नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। तुम डिपेंड करता है कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो और उसका
SHE यानी कि हाइड्रोजन के पोटेंशियल से वो कितना नीचे है या कितना ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको पहले देखो स्थिर स्थिर करके एक एक पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट क्या हम लोग सीखे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट समझ लिए कि रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा है। ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट आता है कि हाइड्रोजन कौन रिलीज करता है। क्या हर एक एलिमेंट एसिड से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन रिलीज करता है? नहीं। जो मेटल होता है जनरली वो भी वैसा मेटल जो तुम्हारा SHE यानी कि हाइड्रोजन के कंपेयर में ऊपर हो। इसके जो ऊपर वाला जितना एलिमेंट है सब एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज करता है। 10th क्लास में पढ़े होंगे कि मेटल रिएक्शन करता है एसिड से और हाइड्रोजन रिलीज करता है, लेकिन ये सारा एलिमेंट सारा मेटल नहीं करता है। तुम्हारा मिसकंसेप्शन अभी हम दूर कर देते हैं। ये वही मेटल, क्योंकि तुम 12th क्लास में हो, नीट जेईई का प्रिपरेशन कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा तुमको डीप कंसेप्ट लेना पड़ेगा कि जो SHE हाइड्रोजन वैल्यू से ऊपर होता है वही हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है। मतलब ये सारा एलिमेंट हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, लेकिन नीचे वाला हाइड्रोजन को जनरली रिलीज नहीं करता है क्योंकि वो SHE वैल्यू से नीचे होता है। तो हमको यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये पता चला कि कौन हाइड्रोजन रिलीज करता है और कौन हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन रिलीज कौन करेगा एसिड से रिएक्शन के बाद? जो इसके हाइड्रोजन वैल्यू से ऊपर होगा, और जो हाइड्रोजन वैल्यू से नीचे होगा वो वैल्यू वो एलिमेंट हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा आफ्टर द रिएक्शन विद एसिड। अम्ल से रिएक्शन करने के बाद नहीं करता है। मतलब ये भी मिसकंसेप्शन दूर हो गया कि हर एक एलिमेंट जो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब तुम्हारा आगे है कि अब हमको पता कैसे चलेगा कि मेटल कौन बढ़िया है। जो मेटल बढ़िया, एक बात तुम ये याद रखो, जो मेटल होता है यानी कि जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से करेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लॉस वो आसानी से करता है, इसका वो टेंडेंसी है। ठीक है, तो हमको इसको देख के कैसे पता चलेगा? हमको अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे दिया तो हम कैसे बताएंगे? देखो ये एकदम स्टार मार के दिमाग में एकदम घुसा लेना पिन के जैसा कि अधिक ऋणात्मक होगा जिसका वैल्यू अधिक ऋणात्मक होगा वो अच्छा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, तो तुम ऊपर देख लो, लिथियम बहुत अच्छा धातु होता है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू सबसे ज्यादा निगेटिव है। देखो सबसे ज्यादा निगेटिव है। बेरियम से भी अच्छा धातु होता है लिथियम से। ठीक है, और वो आसानी से रिएक्शन भी करता है, यानी कि जो जितना ज्यादा निगेटिव होगा वो उतना अच्छा रिएक्शन भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, इसीलिए उसमें धात्विक गुण भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब जो जितना ज्यादा निगेटिव होगा, अगर हमको कहे कि बेरियम और लिथियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? लिथियम। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि इसमें ये ज्यादा निगेटिव है, ये -3.05 है, ये -2.9 है, तो इसका वैल्यू ज्यादा निगेटिव है। जो ज्यादा निगेटिव होगा वो उतना अच्छा क्या होगा? धातु होगा। वो उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। जो जितना ज्यादा लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब उतना अच्छा उसके ऊपर ऑक्सीकरण हो सकता है, मतलब वो उतना अच्छा एनोड बन सकता है। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा जिंक और कॉपर में देख लो कि जिंक तुम्हारा ऊपर है, कॉपर नीचे है। कॉपर पॉजिटिव है, इसलिए हमेशा जनरली तुम्हारा कैथोड ही बनेगा क्योंकि बहुत पॉजिटिव है। और ये तुम्हारा निगेटिव है क्योंकि जो जितना ज्यादा निगेटिव होगा वो उतना अच्छा एनोड होता है। ये हम लिखा चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। अधिक निगेटिव अधिक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है आसानी से। मोर रिएक्टिव होगा, जो मोर रिएक्टिव वही होता है जो धातु होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है कि अगर E0 सेल का वैल्यू निगेटिव नहीं आता है, अगर E0 सेल का वैल्यू निगेटिव आ जाए तब क्या होगा? तुम अभी तक 3 न्यूमेरिकल बनाए थे, तीनों न्यूमेरिकल में सारा वैल्यू पॉजिटिव था। यही तो पॉइंट है, सारा वैल्यू पॉजिटिव है। दुनिया का कोई भी बुक निकाल लो उसमें E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। अगर ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछ दे कि फलना फलना रिएक्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दे दे, एक ऑप्शन बस तुमको पॉजिटिव का दे, बाकी निगेटिव दे दे, तुमको बिना कैलकुलेशन किए हुए 2 सेकंड में टिक मार देना है किसमें? पॉजिटिव वाले में, क्या कि तीनों निगेटिव है, तीनों आंसर नहीं हो सकता। ये सब ट्रिक होता है बनाने का। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि नीट जेईई का क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही बना देते थे। ये सब पॉइंट पढ़ते थे ना, तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव दे दिया, मान लो कुछ क्वेश्चन दे दिया, रिएक्शन लिख दिया, उसका पूछा कि E0 सेल क्या होगा, व्हाट,
ए ऑप्शन दे दिया -0.7 वोल्ट, बी दे दिया -0.3 वोल्ट, सी दे दिया +0.4 वोल्ट और डी दे दिया -9.0 वोल्ट। बिना कैलकुलेशन के टिक मार देते इसमें, क्योंकि बाकी निगेटिव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ई नॉट सेल का वैल्यू अगर निगेटिव आ गया तो वो सेल वर्क नहीं करता है। ठीक है, वो सेल काम नहीं करेगा। अगर ये निगेटिव वैल्यू आ गया तो वो सेल काम नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और बता देते हैं, पहले ही वैसे बता चुके हैं, इसको मिटा देते हैं, बस 1 मिनट का है। ठीक है, कि अगर हम मोर निगेटिव जा रहे हैं, मोर निगेटिव जा रहे हैं मतलब हम एनोड बना रहे हैं, यानी कि उस पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और अगर हम मोर पॉजिटिव जा रहे हैं तो वो कैथोड होगा, और वो उसको हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है। बाकी रिलेशनशिप हम यहाँ तुमको बता चुके हैं। ठीक है, अब अगर दो वैल्यू निगेटिव वाला आ जाए तो उसमें जिसका ज्यादा निगेटिव होगा वही ऑक्सीडेशन होगा। इस पे हमने जस्ट एक अगले टॉपिक में न्यूमेरिकल भी दिख जाएगा तुमको। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये हो गया, जिसके कारण हम कुछ आंसर ऑब्जेक्टिव का इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट तो आज बोले ही नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग अभी भी फिलहाल। ठीक, हिंदी मीडियम का समझेगा बच्चा। वैसे थोड़ा सा रोक रोक के देखोगे तो लिख लोगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।